नमस्कार, आप देख रहे हैं द ललन टॉप और मैं हूं निखिल और ये है ललन टॉप की खास पेशकश रखवाले। हमारे साथ हमारे दोनों डिफेंस एक्सपर्ट्स बहुत दिन बाद साथ वापस आ गए हैं। हमारे साथ हैं संदीप पुंडीथन और शिव अरूर। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू निखिल, गुड टू सी यू। धन्यवाद। और सारे दर्शकों की तरफ से ढेर सारे ट्वीट्स, बहुत सारी शिकायतें लोग कर रहे थे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे कि आप लोग कहाँ हो, इतना बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। तो वो सारी जिम्मेदारी इस डिले की मैं लेता हूँ टीम रखवाले की तरफ से। हम कुछ चीज़ों में फंसे रह गए और आप लोगों को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज हम वापस यहाँ पर हैं और जैसा कि हम सब जानते हैं कि 13 जून एक तारीख आती है जब सेनाध्यक्ष जनरल नरवणे कहते हैं कि सारी स्थिति चीन के साथ काबू में आ गई है और डिसएंगेजमेंट चालू हो गया है, और वो एक जगह का नाम लेते हैं गलवान घाटी। 2 दिन बाद इसी जगह पर 1962 के बाद पहली बार दोनों सेनाओं के बीच संघर्ष होता है, जिसमें 16 बिहार के सीओ कर्नल बी संतोष बाबू के साथ उनके 19 जवान शहीद होते हैं। इतनी बड़ी घटना ये घट जाती है। उसके बाद सूचनाओं का अभाव रहता है, बहुत सारी जानकारी लोगों के पास ट्विटर से आती है। काफी अनफॉर्चुनेट था ये, लेकिन अब काफी जानकारियां पब्लिक डोमेन में हैं, बहुत सारी जगह पे रिपोर्ट हो गई हैं और जो सवाल अब बच गए हैं उनके लिए हम इस खास रखवाले के एपिसोड में हम तीनों यहाँ पे हैं। शिव, मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। आपने एक बहुत डिटेल्ड अकाउंट दिया है कि 15 जून की रात को दरअसल हुआ क्या था, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह से उस स्किर्मिश को डिफाइन किया है, बहुत सारे अलग अलग अकाउंट्स उन्होंने दिए हैं। आपकी इंफॉर्मेशन क्या है? निखिल, पहले तो मैं ये एक चीज बहुत क्लियर करना चाहता हूँ कि इंडिया टुडे का रिपोर्ट, मेरा जो रिपोर्ट था वो सोर्स बेस्ड नहीं था। मेरे पास एक्सेस है कि एक टैक्टिकल डीब्रीफ होता है निखिल, जो जब एक ऑपरेशन होता है, और संदीप को भी पता है ये कि जब एक ऑपरेशन होता है तो जो लोग इन्वॉल्व हैं उस ऑपरेशन में वो एक रिपोर्ट बनाते हैं। जैसे कंपेयर कर सकते हो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, पुलिस में जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होता है उसको कंपेयर कर सकते हो। तो ये बहुत ऑथेंटिक ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन होता है जिसमें और ये एक फैंटेसी रिपोर्ट नहीं है, ये एक ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है। और जो लोग लिखते हैं वो रिपोर्ट, वो लोग हैं जो इन्वॉल्व थे ऑपरेशन में, ठीक है। तो मेरा रिपोर्ट बहुत लोगों ने कुछ डिटेल्स निकाले हैं हमारे स्टोरी के बाद। कुछ लोगों ने स्टोरी बनाए हैं सोर्सेज के मुताबिक, बट हमारा स्टोरी सोर्सेज के मुताबिक नहीं है। ये टैक्टिकल ग्राउंड रिपोर्ट का एक्सेस जो मैंने लिया है उसके बेसिस पे ये स्टोरी है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन बिल्कुल ऑथेंटिक है और मैं उस पे आई स्टैंड बाय ऑल ऑफ दोज डिटेल्स एज ऑथेंटिक। नाउ इस टैक्टिकल डीब्रीफ का बहुत कुछ लिखा गया है इस इंसिडेंट के बारे में निखिल, जैसे आपने बताया, बट सिर्फ 4 मेजर जो टेकअवेज हैं इस इंसिडेंट से जो मेरे रिपोर्ट से आते हैं वो ये हैं। एक कि ये जो लार्जली जो हिंसा हुई थी वो चाइनीज साइड पे हुई थी, मतलब हमारे लोग क्रॉस करके उस साइड चले गए थे। सेकंड जो है कि ये वो रेगुलर चाइनीज सैनिक और यूनिट नहीं था जो वहां पे रूटीनली डिप्लॉयड होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक नया यूनिट था जो डाइवर्ट हो गया था उस साइड पे, और ये एक इंटेंशन था चाइनीज का कि जो लोग जिनका रिलेशनशिप बन चुका है इंडियन से उनको हटाया जाए और कुछ नए लोग लगा दिया जाए, क्योंकि थोड़ा अग्रेशन और अक्लामेटाइजेशन अलग हो सकता है। तीसरी चीज ये है कि जो नंबर्स हैं, नंबर्स के बारे में आपको पता है निखिल की बहुत डिस्कशन हुआ है, रूमर्स है, सोशल मीडिया पे इतना हुआ है। टैक्टिकल डीब्रीफ के मुताबिक 16 चाइनीज आर्मी के बॉडीज उनको वापस कर दिए गए उसी दिन, मतलब बिफोर सनराइज, सुबह के पहले वो बॉडीज वापस दिए गए। और चौथा जो लास्ट पॉइंट है जो हम डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं वो है जो एक्सचेंज था। देखो, पहले एक रिपोर्ट्स आए थे और मैंने भी ऐसे ही लिखा था कि कुछ इंडियन ट्रूप्स कैप्टिव थे, वो प्रिजनर्स थे चाइनीज से, बट
ऐसे ऑपरेशंस में कोई ब्लैक एंड व्हाइट सिचुएशन तो होता नहीं है, जी हाँ। लेकिन मुठभेड़ में जब डिसएंगेजमेंट हुआ था 5 घंटों बाद, तो कुछ हमारे लोग उस साइड उनके साथ थे, कुछ उनके लोग हमारे सेना के साथ थे, और जब डिसएंगेजमेंट हुआ था उस कंफ्यूजन में वो रह गए थे, और ये लोग घायल लोग थे बहुत ठीक बात है। सीरियसली, कुछ लोग काफी घायल थे। तो इसलिए 3 दिन बाद एक एक्चुअल एक्सचेंज हुआ था, और ये हम नहीं कह सकते कि ये एक प्रिजनर एक्सचेंज था। ये लोग घायल थे, ये उनका ट्रीटमेंट अच्छा था, मेडिकल जी हाँ। ट्रीटमेंट भी दिया जा रहा था उनको, तो ये एक एक्सचेंज था। तो ये नहीं कह सकते कि ये प्रिजनर थे या प्रिजनर ऑफ वॉर थे। तो ये 4 पॉइंट्स। इससे पहले कि हम संदीप के पास जाएं, शिव, संदीप से हम ये जानने वाले हैं कि क्या ये डिजाइन ज्यादा बड़ा था, क्या ये गलवान से और लद्दाख से बड़ी घटना है जिसको उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप ये बताएं कि ज्यादातर जगह पे यही रिपोर्ट हुआ है कि एक फेस ऑफ था, जबकि आपने रिपोर्ट किया है कि वो 3 बार होता है उसी रात में। क्या आप जी, उसके डिटेल्स शेयर कर सकते हैं दर्शकों के साथ? बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जब पहले रिपोर्ट्स आए थे इसके बारे में, जब हमने ब्रेक किया था ये स्टोरी जून 16 के मॉर्निंग में, लोगों का व्यू ये था कि ये एक बहुत लंबा क्लैश था, 5 घंटा 7 घंटा, पर ऐसा नहीं था, बिल्कुल नहीं था। ये इंटरमिटेंट था। 7 बजे शुरू हुई थी इंडियन साइड पे, 20 मीटर अंदर, जब इंडियन टीम गया था उस कैंप को क्वेश्चन करने के लिए, उस वहां पे थोड़ा सा हाथापाई हुई थी। कर्नल संतोष बाबू को धक्का मारा गया था, इसलिए सिचुएशन काफी बिगड़ गया था, एस्केलेट हो गया था। उसके बाद हमारे लोग उस साइड गए थे। 1 घंटे बाद उस साइड गया था। तो पहला हाथापाई हुआ था, 1 आवर गैप। उसके बाद दूसरा हाथापाई हुआ था, जिसमें जो लोग शहीद हो गए वो सेकंड वाले फाइट में हुए थे। उसके बाद तीसरा, जब बहुत लोग आए थे, बहुत सारे रीइंफोर्समेंट्स आए थे, वो अगेन 1 आवर लेटर, 1 घंटे बाद फिर से लड़ाई शुरू हो गई थी। तो 3 सेपरेट फाइट फेजेस जो बोल सकते हैं, वैसे हुआ था गलवान में। ठीक बात है। और बहुत सारे लोगों ने खैर इस बात को रेखांकित किया है, हम भी बताएंगे कि जो चाइनीज एक्सपीरियंस रहा होगा उस दिन, उन्होंने देखा होगा कि एक इन्फेंट्री फॉर्मेशन के सीओ को हाथ लगाने का नतीजा क्या होता है, क्योंकि ये काफी सीरियस ऑफेंस लिया जाता है। संदीप, आपके पास हम आना चाहते हैं। हमने गलवान घाटी अब एक कीवर्ड बन गया है और बहुत सारी बातें गलवान घाटी को लेके ही हो रही हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, चाइनीज साइड से पूरे एलएसी के ऊपर काफी ज्यादा एग्रेशन हमने देखा है, इंक्लूडिंग सिक्किम, और लद्दाख में भी वो गलवान की जगह बाकी जगह जैसे पैंगोंग त्सो लेक हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, उन दोनों जगह पे उन्होंने काफी इरिटेट करने की कोशिश की है इंडियन फॉर्मेशंस को। क्या आप इसमें एक कोई ग्रेटर डिजाइन देखते हैं, वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं? निखिल, एक्चुअली चाइना के बारे में बहुत कम जानकारी है हमें। दुनिया मतलब आज भी 2020 में ये पता करने की कोशिश करे कि चाइना की लार्जर डिजाइन क्या है, जब वो कोई चीज करते हैं इनकी क्या लार्जर डिजाइन है। और इस इंसिडेंट में भी हम अकेले नहीं है। मैं इस इंसिडेंट को 3 एंगल से देखता हूं। एक जो है, एक जियोपॉलिटिकल एक एंगल है, जी हाँ। दूसरा जो है रीजनल एंगल है, और तीसरा जो है एक टैक्टिकल एंगल है। तो पहले मैं जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करता हूँ। पिछले हफ्ते मैं जरा हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ आपको और सुनाऊंगा। जब 15 जून को हमारे 20 जवान शहीद हुए, और जैसे शिव ने काफी विस्तार में आपको डिस्क्राइब किया क्या हुआ था उस वक्त, मैं एक्चुअली एशिया की हेडलाइंस आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जिस 15 जून के मंडे और ट्यूसडे की बात है। वर्स्ट क्लैश इन डेकेड्स ऑन disputed India-China border kills 20 Indian troops. Pressure increasing on Indonesia and Malaysia in the South China Sea. Taiwan jets drive away intruding Chinese fighter plane, third intrusion in days. और finally, China steps up offensives against Senkaku Islands, जापान में जो है, जापान और चाइना के बीच में। तो जो पहले वाले जो इंसिडेंट्स हुआ करते थे, चाइना नॉर्मली एक फ्रंट को वन एट अ टाइम वो टैकल करती थी। शायद इस इंसिडेंट्स, इन सारे इंसिडेंट्स को देख के ऐसा लगता है कि चाइना को अभी लगता है कि वो इतने सक्षम हो गए कि सारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है वो एक साथ टैकल कर सकती है। वो उतना कैपेबिलिटी रखती है और मिलिट्री पावर बन गया है एशिया का जो है। तो हम अकेले नहीं है इसमें, बहुत सारे और कंट्रीज को भी वो एक साथ परेशान कर रहे हैं।
परेशान जो है बहुत माइल्ड वर्ड है। जैसे आप अपने सुना हो, पिछले हफ्ते उन्होंने एक वियतनामीज फिशिंग ट्रॉलर को डुबा दिया था साउथ चाइना सी में। तो एक बहुत ही नया और एक एग्रेसिव चाइना को हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। वो जियोपॉलिटिकल लेवल पे है। बहुत सारे और रीजंस हैं। जो यूएस जो है अभी रिसेशन में है, वो ट्रिपल एक का ये उनके इंटरनल डिसेंशंस है, जैसे वो ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है। और जो यूएस है उनका मेन एडवर्सरी है। तो चाइना शायद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखती है एशिया में अपने आप को नंबर 1 पावर डिक्लेयर करने का। वो ऑलरेडी है, लेकिन वो अभी और उसको ये नेबर्स को बताना चाहता है। दूसरा जो है रीजनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए पिछले महीनों में। जैसे हमने अक्साई चिन को वंस अगेन हमने वो क्लेम जो है उसको हमने दोहराया है। एक नया मैप रिलीज किया है हमने, जिसमें पाकिस्तान और अक्साई चिन को हमने इंक्लूड किया लद्दाख प्रोविंस में। और उसको लेके वो काफी परेशान थे। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को जाना पड़ा बीजिंग उनको समझाने के लिए अगस्त में ही कि देखिए हमारे एक्सटर्नल बॉर्डर्स पे कोई ये डिफरेंस नहीं करेगा। जो हमारे डिस्प्यूट्स है वो हम नेगोशिएट करते रहेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं, हम और टेरिटरी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन चाइना का ये काफी महीनों से उनका ये चल रहा है कि देखिए आपने पूरा ये जो जम्मू एंड कश्मीर का रिऑर्गेनाइजेशन किया, आप में और हम में मतलब इससे दरार पैदा हो जाएगा। वो दूसरी बात। तीसरा जो है टैक्टिकल लेवल पे जो उन्होंने डिफरेंसेस उठाए हैं, जैसे कि हमारी जो रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है, पहले अगर हम ऐसे हमारी डिफरेंसेस थे, वो जैसे कि वो प्लेटो पे है और उन्हें बहुत बढ़िया रोड्स बनाए, वहां पर एक्सप्रेसवे टाइप के रोड्स बनाए, मैंने देखे हैं इस तरफ से बहुत बढ़िया रोड्स हैं। हमारी जो रोड्स हैं बहुत ही कठिन रास्तों से वो बनाते जा, क्योंकि हम हिमालय साइड पे हैं और वो प्लेटो पे है, तो उनका मतलब ज्यादा आसान है उनको रोड बनाने के लिए। लेकिन पिछले कई सालों से, पिछले 10 साल के अंदर जो हमने रोड कंस्ट्रक्शन की हमने इंक्रीज किए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, स्पीड अप कर दिया रोड कंस्ट्रक्शन को। पहली बार हमारी जो है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म उन्होंने यूज किया है अपनी स्पीच में, आपने गौर किया होगा पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा कि हम पहली बार ये कैपेबिलिटी रखते हैं हमारे सारे फ्रंट्स पे एक साथ मूव करने की जो है। तो वो एक बहुत ही बड़ी सिग्नल है उन्होंने जो दिया अपने स्पीच में, कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बार 50 से 60 साल के बाद, वॉर के बाद पहली बार हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इक्वल है चाइना के, कि हम सैनिकों को मूव कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों में भी हमने देखा काफी सारे ऐसे फोटोज है, वीडियोस आए हैं कि हमारे ट्रक्स काफी मूव कर रहे हैं लद्दाख बॉर्डर में। बहुत सारे और हमें और रोड्स बनाने, ये तो मतलब हम एक्चुअली पैरिटी पे नहीं है, काफी साल और लगेंगे, लेकिन हमें लगता है नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में हम एक जगह पे आ जाएंगे। हमारे जब 73 बॉर्डर रोड्स जो हमने बहुत 20 साल पहले आइडेंटिफाई किए थे, वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चाइना थोड़ी मतलब इनसिक्योर हो गए और वो ये पैरिटी रखना चाहती है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसीलिए शायद एक बहुत ही अहम मूव किया उन्होंने गलवान वैली पे, जहां पे हमारी एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोड जाती है, वो DSDBO रोड जिसे कहते हैं जी। तो गलवान वैली जो है वर्चुअली परपेंडिकुलर है इस रोड के। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इसको इंडिया वालों को इधर से हटा देंगे, पूरी वैली पे हमने कब्जा करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बड़ी स्टेप लिए उन्होंने, और ये हमने बहुत काफी विरोध किया है। और ये सारे क्लैश इसी वजह से हुआ है कि उन्होंने LAC रीड्रॉ करने की कोशिश की है, बंगसो में भी और गलवान वैली में भी, और जिसको हमने बराबर जवाब दिया है। और जैसे आपने देखा 15 जून की जो क्लैशेस हुए, सिर्फ इसी वजह से हुए। संदीप, ये ऐतिहासिक दावे क्या हैं गलवान वैली को लेकर के? 1962 के युद्ध से पहले क्या स्थिति थी, उसके बाद ये कैसे बदलती? क्या हम ये जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से किस देश के सेना ने इसे कंट्रोल किया है? निखिल, ये एक
इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि गलवान वैली जो है 1962 के युद्ध में भी एक बहुत अहम एक टर्निंग पॉइंट था उसमें। जैसे हमारी जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी 1962 में कि सरकार ने कहा कि हम जाके फॉरवर्ड पोस्ट बना के उस पे बैठ जाएंगे, छोटे छोटे सैनिकों की टुकड़ियां रख के हम उसको मैन करेंगे बॉर्डर पे। तो गलवान वैली जो है 12 पोस्ट उन्होंने लॉन्च किए थे अर्ली 62 में। गलवान सबसे पहला वो पोस्ट था जहां पे भारतीय सैनिकों को उन्होंने तैनात किया। चाइनीज ने आके उन्होंने विरोध किया, बोला कि आप यहाँ से पीछे हट जाइए, और फिर वो वापस चले गए। और सरकार को ऐसा लगा कि देखिए कुछ नहीं होगा, चाइना वाले आएंगे, थोड़ा शोर शराबा करेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। अक्टूबर में जंग छिड़ गई वहीं पर, और हमारे 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। और उसके बाद जो है हम सारा एक धक्का लग गया, और हमने ये पोस्ट हम वापस वी स्टार्टेड विड्रॉइंग, अब रियरवर्ड्स गए। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थी उस वक्त। बहुत अहम एक डेवलपमेंट ये है कि उस वक्त 1962 में गलवान पोस्ट जो है एयर सप्लाइड पोस्ट थी। मतलब एयरफोर्स के पैकेट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जाके वहां पे सैनिकों को रीसप्लाई करती थी। और इस वक्त जो है अब एक DSDBO रोड आ गई है वहां पर, जिसके वजह से आप मतलब पूरे जो ईस्टर्न लद्दाख के सारे जो पोस्ट हैं उसको आप रीसप्लाई कर सकते हैं। आपको एयरक्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है, आपको हेलीकॉप्टर भेजने की जरूरत, बिल्कुल रोड से आप चले जा सकते हैं। बिल्कुल कॉन्वॉय जा सकते हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि देखिए रोड आने से कितना बड़ा है, हमें एक फायदा हुआ है। पहले जो है अगर हमें दौलत बेग ओल्डी तक जाना था, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट है कराकोरम पास के पास, उसको कम से कम 1 हफ्ता लगता था हमारे कॉन्वॉय को जाने में। बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है, बहुत सारा बहुत तकलीफ होती थी पहुंचने में। DSDBO रोड आने के बाद हम मात्र 3 या 4 दिन में ये सफर तय कर सकते हैं। मतलब वो इतनी आसानी हो गई कि 50% आपने रिड्यूस कर दिया। तो इससे हमारी जो मानसिक मनोबल है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। आप जब कॉन्फिडेंट है कि आप ग्राउंड सप्लाई कर सकते हैं, आप एयर डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे काफी सारा, और जो हमारी जो मिलिट्री पोस्चर आप देख रहे हैं लद्दाख में, सिर्फ इसी वजह से कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अब पहली बार 1960 तो बहुत पीछे छोड़ आए हैं। उस हैंगओवर को हमने पीछे छोड़ दिया है। जब हम सड़कें ये सोच के बनाते ही नहीं थे कि इससे चीन चल के आ जाएगा, अब हमने उस चीज को पीछे छोड़ दिया है। शिव, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। जब से हम इस चीज को अनफोल्ड होते हुए देख रहे हैं, 5 मई से हम काफी डिस्टर्बिंग खबरें देख रहे हैं, तब से हमने देखा है कि सूचनाओं का काफी अभाव रहा है सार्वजनिक तौर पे। सरकार अपनी ओर से या सेना अपनी ओर से काफी कम चीजें कहती है, जो कहती है वो बहुत कम शब्दों में कहती है। और आप काफी डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं, सिंस आपको सारी चीजें वेरीफाई भी करनी होती है एंड एट द सेम टाइम आपको टीवी पर भी देना होता है। आपने इस फिनोमेना को कैसे देखा? क्यों गवर्नमेंट इतनी क्रिंज वर्दी थी कोई भी डिटेल बाहर देने में, जब आप कंपेयर करते हैं इसको पिछले साल के साथ में, जब कुछ और टैक्टिकल हमारे चैलेंजेस थे और हम बहुत ही फेयर और बहुत ही ऑनेस्ट होकर सामने आ रहे थे, हम सारी चीज शेयर कर रहे थे? निखिल देखो, जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, जब दो सेनाओं के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एक चीज होता है कम्युनिकेशन, दूसरी चीज होती है साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस और इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। और इन दोनों जगह में वी हैव बीन लैकिंग। हमारा परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हुआ है। अगर आप बालाकोट इंसिडेंट को देखोगे लास्ट ईयर फरवरी में, काफी कम्युनिकेशन कम था, लेट आया था, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर थोड़ा लेट जाग उठी थी जब पाकिस्तानियों ने काफी प्रोग्रेस किया था ISPR में। तो मेरा मानना है कि इस बार भी चाइना के साथ एक कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है कम्युनिकेशंस के लिए। जैसे कि ये एक मिलिट्री ऑपरेशन था लद्दाख में, लेकिन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री था नोडल एजेंसी जो स्टेटमेंट दे रहा है। आर्मी के स्टेटमेंट्स ऑफिशियल नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन आ रहा है। कुछ अनऑफिशियल इंफॉर्मेशन आ रहा है जो कंफर्म नहीं हो रहा है। तो
देखो, मैं नहीं बोलूंगा कि ये गलत है और ऐसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। मैं मानता हूं कि ये बहुत सेंसिटिव चीज है, ये एक बहुत डायनामिक चीज है जो विद ईच पासिंग डे ये बदलता रहता है। और ये एक मैं दुश्मन बिल्कुल बोल सकता हूँ चाइना के लिए। ये एक दुश्मन है जो आप बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हो, ये ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। जैसे कि टॉक्स जो जून 6 पे हुआ है इस देश के साथ, उसके बाद 9 दिन बाद गलवान इंसिडेंट हुआ था। तो इंडियन सिस्टम में भी एक शायद एक थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंस है कि अगर हम ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन डालेंगे क्या कुछ असर पड़ेगा टॉक्स पे। अगर ये एक वीडियो रिलीज करेंगे या कंफर्म करेंगे कि ये मुठभेड़ का वीडियो है, वो गलवान का ही है या पैंगोंग का ही है, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट हो सकता है, क्या चाइनीज लोग चिढ़ जाएंगे टॉक्स में, ये सब कंसिडरेशंस हैं सिस्टम में। और अगर आप ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करोगे तो एक डिस्क्रेपेंसी होता है। और हम जर्नलिस्ट, आपको पता है निखिल, आप भी एक पत्रकार हो, हम तो पीछे पड़े खबर के लिए भूखे हैं बिल्कुल। और जब ऐसे इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इतना बड़ा सिचुएशन है बॉर्डर पे, तो हम तो मांगते रहते हैं इंफॉर्मेशन। लेकिन आई थिंक हमारे कम्युनिकेशंस का थोड़ा कोहेसिवनेस लैकिंग था। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत कैचिंग अप करना पड़ेगा हमको। और मैं मेरे दोस्तों को बोलता हूँ सेना में कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर एक चीज है जो आपको करना चाहिए। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, वी कैन नॉट बी अंडर कॉन्फिडेंट अबाउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। जैसे आप देखते हो चाइना से अभी जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो उनके सरकार से नहीं हो रहा है, वो ग्लोबल टाइम से हो रहा है। ग्लोबल टाइम तो एक डिस्क्रेडिटेड स्टेट एजेंसी, स्टेट मीडिया एजेंसी है, जो लोग मतलब एंटरटेनमेंट बन चुका है। लेकिन उसी से आप पैटर्न्स निकाल सकते हो कि एक थिंकिंग कैसा है चाइना में, वो किस चीजों पे फोकस डालते हैं, जैसे कि एक बड़ा एक्सरसाइज जो है तिब्बत में, वो वीडियो जो वायरल चला गया था, आपको याद। तो ये सब जो है एक पैटर्न रिवील करता है चाइनीज माइंडसेट के लिए। और मेरा शॉर्ट आंसर ये है कि आई थिंक कि कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस में पिछले 20 साल कारगिल वॉर के बाद हमारा बहुत एडवांसमेंट हुआ है। लेकिन ये जो देश है जो हम डील कर रहे हैं, ये एक मशीन जैसा है। वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे फाइल लेके क्लियरेंस जाने के लिए कोई है नहीं लोग कि सर क्या ये हम रिलीज कर सकते हैं पत्रकारों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। वहां पे बिल्कुल क्लैरिटी होता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कि हम उस सिस्टम को इम्यूलेट करना चाहिए, हम एक डेमोक्रेसी हैं और कभी नहीं उस साइड जाना चाहिए। लेकिन कुछ चीजें हम सीख सकते हैं, जैसे है क्लैरिटी ऑफ मैसेज, क्लैरिटी ऑफ पर्पस, और एक नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो शेयर हो सकता है टू हेल्प द कंट्री, वो भी हो सकता है। ठीक, इसी बात पे मैं संदीप आपसे भी रिएक्शंस लेना चाहता हूँ। साइकोलॉजिकल ऑप्स एक फील्ड है जहां, जैसे शिव बता रहे हैं, आपको जरूरत है काम करने की, लेकिन अगर इसे इस तरह से कहा जा सकता है तो एक पारदर्शिता का थोड़ा अभाव दिखा, जो देश की जनता को, इस देश की सरकार को बताना चाहिए था। और इसने जो वैक्यूम पैदा किया, उसमें हमने देखा बहुत सारे वेटरन्स हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने अपने सोर्सेस के आधार पे बहुत सारी चीजें ना सिर्फ पब्लिक की, और वो उस चीज को डिस्कस भी कर रहे थे, उस स्ट्रैटेजी को, टैक्टिक्स को, एग्रीमेंट्स को। इस फिनोमेना को आप कैसे देखते हैं कि जब सरकार की तरफ से सूचनाओं का अभाव होता है तो सोशल मीडिया पे जिन लोगों का बैकग्राउंड रहा है फोर्सेस से, या जो लोग उस चीज के एक्सपर्ट्स हैं, वो एक पैरेलल एक विमर्श खड़ा करते हैं। ये शायद पहली बार हम देख रहे हैं या ये पहले भी हुआ है? नहीं निखिल, मुझे नहीं लगता ये पहली बार हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा बालाकोट के बाद भी बिल्कुल ऐसे ही माहौल, बहुत सारे वेटरन्स आए और उन्होंने कहा देखिए हमें नहीं लगता है कि हमने कोई बम गिराया वहां पे या कोई मरा या वहां पर या ने कुछ इफेक्ट किया है उसका। लेकिन जो मैसेज करना चाहिए था, जैसे शिव ने बिल्कुल सही कहा, जो हमें मैसेज करना चाहिए था वो पॉलिटिकल मैसेज तो चला गया, उसमें स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग किया आपने कि पाकिस्तान को हमने बता दिया कि देखिए अगर आप इस तरह के टेररिस्ट इंसिडेंट्स करोगे तो हम जवाबी हमला होगा। और ऐसा नहीं कि ग्राउंड बेस्ड होगा, ये हमने इस बार एयरफोर्स यूज किया, अगली बार नेवी यूज करेंगे। तो वो मैसेजिंग जो है
जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी को मिल गया है कि हम देखिए चुप नहीं रहेंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब आप कम्युनिकेट नहीं करते हो, जैसे कि वेडनेसडे, वो जो मुझे अभी भी याद है कि मैं उसे एक्चुअली ब्लैक होल दिवस कहता हूँ, क्योंकि जब हमारी एक फाइटर शूट डाउन कर दिया, MiG-21 जो विंग कमांडर नचिकेता कैप्चर किए गए, सारी जो इंफॉर्मेशन आ रही थी वो पाकिस्तानी सोर्सेस से आ रही थी, हमारे यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। मतलब शायद एक बहुत सारा कंफ्यूजन पैदा हो गया था उनके माइंड में कि क्या कहें, कैसे सिग्नल करें, क्या कहना चाहिए। और उनको मतलब ऑलमोस्ट 2 दिन बाद थर्सडे शाम को उन्होंने ब्रीफिंग किया, ट्राई सर्विसेज ब्रीफिंग। तो इसमें भी बहुत सारा मतलब हम बात करते रह सकते हैं, इस पे अलग का विषय है ये। लेकिन इस बार में बिल्कुल जैसे शिव ने कहा कि ऐसे ही हुआ, बिल्कुल ऐसे ही हुआ कि हमें क्लैरिटी नहीं था कि हमें कहना क्या चाहिए और कब कहना चाहिए, कौन कहेगा। डिफेंस मिनिस्ट्री ने तो मतलब आर्मी ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं रिलीज किया। जैसे आप जानते हैं चाइना के मामले में एमईए सारे जो मैसेजिंग है वो हैंडल करती है, और एमईए तो एक स्टेटमेंट रिलीज कर दिया, और उसके बाद मतलब एक बहुत सारा एक वैक्यूम सा पैदा हो गया और बहुत सारे डिबेट्स आ गए एक्स सर्विसमैन के, वेटरन्स के, और मतलब मीडिया वाली जो डिबेट है एक्चुअली वो होना चाहिए। दैट्स आई टोटली एग्री विद दैट काइंड ऑफ डिबेट। कि हमारी जो है एट द एंड ऑफ द डे हम में और चाइना में यही फर्क है कि हम एक आर्ग्यूमेंटेटिव नॉइजी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है लेकिन नॉइजी है, आर्ग्यूमेंटेटिव है, और ये करना भी चाहिए कि हमें सरकार को हमें पूरा हक बनता है, हमारा हक बनता है हम सरकार से ये सवाल पूछे कि इंटेलिजेंस अलर्ट क्या, इंटेलिजेंस फेलियर थी, ये बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ये सवाल उठाने की बहुत जरूरत है। जैसे कारगिल वॉर के बाद भी उन्होंने एक कारगिल रिव्यू कमेटी की थी, बिल्कुल, कि आपने मतलब क्यों, आपको क्यों नहीं पता लग गया कि इंट्रूडर्स आए थे और इंटेलिजेंस अलर्ट थे। इस बार भी ऐसा हो सकता है। तो ये सारा जो है डिबेट बिल्कुल करना चाहिए, और मैं मतलब पूरी तरह आई एम टोटली अग्रीड विद ऑल द डिबेट्स दैट वर ऑन इन द लास्ट कपल ऑफ डे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैसेजिंग जो है सरकार से वो आने की बहुत जरूरत है। ठीक है, 15 जून की रात को लेके एक आखिरी सवाल मेरा अपने दोनों एक्सपर्ट्स है, फिर हम गलवान को छोड़ के भविष्य की बात करेंगे कि ये चीजें आगे कहां जा रही हैं। लेकिन पहले इस चीज को लेके एक अच्छी खासी बहस है, और काफी इमोशनल बहस हो गई थी, काफी पॉलिटिकल हो गई थी कि उस दिन जो हमारे ट्रूप्स थे वो आर्म थे या नहीं थे, या वो आर्म थे और उन्होंने फायर नहीं किया। अलग अलग तरह की बातें हैं। हमारे कुछ एग्रीमेंट्स है चाइना के साथ में, उस एग्रीमेंट की रीडिंग को लेकर के भी बहुत डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो कह रहे थे कि हमारे ट्रूप्स के पास में हथियार थे, लेकिन वो अग्रीमेंट के साथ में गए। एचएस पनाग जो जीओसी रह चुके हैं नॉर्दर्न कमांड के, उन्होंने कहा कि कोई भी अग्रीमेंट सोवरेंटी या फिर सोल्जर या पोस्ट की सेफ्टी से ऊपर नहीं आता है। जो कमांडर होता है वो पूरी तरह अपने फैसले लेने के लिए मुक्त होता है। आप दोनों की रीडिंग क्या है उस एग्रीमेंट की, जो हमारा चाइना के साथ में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है फ्रॉम 96 टू 2005, और उसके रोशनी में गलवान घाटी में जो हुआ उस रात, उसे कैसे देखा जाना चाहिए? देखिए निखिल, जो एक बहुत अहम एग्रीमेंट हमने किया था नवंबर 1996 में चाइना के साथ, ये जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, बहुत सारे वेरी वेरी डिटेल उन्होंने लिखा था। 14 क्लॉजेस हैं उसके, 14 आर्टिकल्स हैं, जिसमें उन्होंने वेरी क्लियरली कहा कि कैसे हमारी क्या मकसद है, हम पीस और ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करना चाहते हैं, और वो हम कैसे करेंगे उसे 1 2 3 4 करके। और उनमें से एक आर्टिकल ये कहती है कि कैसे आपकी कैसे बिहेवियर होगी जब आप हमारे पेट्रोल्स फेस टू फेस आएंगे। आपको डिसएंगेज करना होगा, गोलियां नहीं चलानी है आपको। आप 2 किलोमीटर की जो बेल्ट है बॉर्डर पे, उस पे आप गोली नहीं चला सकते हैं, आप बम नहीं गिरा सकते हैं, आप एयरक्राफ्ट नहीं फ्लाई कर सकते। इस तरह के बहुत सारे एग्रीमेंट्स है। बहुत ही एक यूनिक टाइप का एग्रीमेंट है, क्योंकि at the end of the day we are two very large Asian giants, जो इंडिया और चाइना, और मेच्योरिटी के साथ इन्होंने बैठ के ये एग्रीमेंट बनाया। लेकिन सबसे पहले जो वायलेशन किया है इस एग्रीमेंट का, वो चाइना ने किया इस बात, इसमें कोई शक नहीं, कोई आयोटा ऑफ डाउट भी नहीं है कि चाइना ने ये सारे जो आर्टिकल्स उन्होंने उठा के फाड़ दिए जब उन्होंने अपनी डिविजन्स मोबिलाइज करके बॉर्डर पे तैनात कर दिए, पूरे बॉर्डर पे सिक्किम से लेके लद्दाख तक। तो वो उन्होंने सबसे पहला वायलेशन किया। उसके बाद जो है उन्होंने फिर ये ग्रे एरिया चुना कि भाई हम गोली नहीं चलाएंगे,
इनके सोल्जर्स को हम क्लब्स और पत्थरों से मारेंगे, वो दूसरी वायलेशन की है। तो एक्चुअली ये वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ये अब ये दोनों साइड वैलिड है। एक साइड जो है कि जो कहती है कि हमें हमारे जो पीस एंड ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट्स, हम उनके जैसे नहीं बन सकते हैं। जो उन्होंने किया है, मोबिलाइज किया है, इतनी क्रूरता से हमारे सोल्जर्स को उन्होंने मारा, और कितना अनप्रोफेशनल बिहेवियर है। मतलब मैंने मॉडर्न आर्मीज में मैंने सुना नहीं था इतनी हद की बदतमीजी। बिल्कुल। और ये जो है पूरी जो है ये प्री प्लान्ड इंसिडेंट थी। ये ऐसा नहीं कि कोई एक ऐसा झड़प हो गया और वो जाके हथियार ले आके मारने लगे। ये पूरी तरह से उन्होंने एम्बुश किया, प्री प्लान करके वो आए, बाहर से सोल्जर्स आए, जैसे शिव ने पूरी डिस्क्राइब किया है। बहुत ही बढ़िया एक अकाउंट लिखा उन्होंने, जिसमें इससे साफ पता लगता है कि जो है पूरी जो उनको डिप्लॉयमेंट है वो काफी प्री प्लान थी, कि उनको पता था कि कैसे करना है। पहले उन्होंने ये फेंट कर दिया एक्सरसाइज का, फिर एक्सरसाइज को उन्होंने ऑक्यूपेशन में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि गलवान में आके क्या करना होगा ये भारतीय सेना को यहाँ से बाहर निकालने के लिए। तो उन्होंने ऐसे आके सैनिकों को मारने की प्लान, ये जो है बहुत बड़ी साजिश की उन्होंने। तो एक तो है हम एक्चुअली इसको एग्रीमेंट को पूरी तरह से रद्द कर सकते हैं कि देखिए आपने जो सारे एक्शन जो आपने किए, आप इसके बाद जो है 1996 एग्रीमेंट आपके साथ नल एंड वॉइड है। इसके बाद तो फिर ओपन ये जैसो हमें आप आजकल बताया जा रहा है कि जो SOPs हैं बॉर्डर पे काफी हद तक अभी रिवाइज्ड हो चुके हैं। और अगली बार जो है इंडियन आर्मी इस तरह से सरप्राइज नहीं हो जाएगी जैसे वो 15 जून को हो गए थे बॉर्डर पे। हो सकता है अगली बार अगर चाइना इस तरह के क्लब ले आए तो हम हथियार निकाल के गोली चला देंगे, ये भी हो सकता है। और ये उनको मतलब एक बहुत गंभीर विषय है, ये उनको सोचना चाहिए कि देखिए ये कोई बच्चों का खेल नहीं है कि आप आके मतलब पत्थर मारोगे और ये सोल्जर्स को मार देंगे और इसके कोई रिप्राइजल नहीं होंगे। ये तो होंगे, बिल्कुल होंगे। और उनको इस बात पे पूरी तरह सोच लेना चाहिए था, जो उन्होंने शायद किया नहीं। उनको लगा कि इतने सोल्जर्स मार के मतलब इंडियन आर्मी वहां से निकल जाएगी, विद्रॉ हो जाएगी, लेकिन ये हुआ नहीं। और उनको लग रहा है कि अब शायद उन्होंने बहुत बड़ी गलती की इस तरह की इंसिडेंट करके। और जैसे वहां से जो सिग्नल्स आ रहे हैं, जो चाइना के जो चैनल्स हैं और न्यूज़पेपर है, स्लाइटली पिछले 24-48 घंटे में स्लाइटली कंसिलेटरी सिग्नल्स आ रहे हैं कि देखिए वो भी कह रहे हैं कि देखिए डिसएंगेज करना है। तो शायद इसको अगर आप देखोगे तो हम वो चाइना जो है एग्रेसर पेंट हो गया है और हमें जो है वो हाई मॉरल ग्राउंड हमने रिटेन किया है। और इस दोनों इंसिडेंट की वजह से हमने एक्चुअली डिसएंगेजमेंट का भी ये जो है दरवाजा खोल रखा है इसके लिए। जो वी हैव लेफ्ट रूम फॉर डिसएंगेजमेंट इन दिस। जी शिव, जो समझौते होते हैं देशों के बीच में, उसकी राजनयिकों की, डिप्लोमैट्स की रीडिंग अलग होती है, लेकिन एक कॉम्बैट यूनिट एक टैक्टिकल लेवल पे उनको जिस तरह देखती है, उनकी जो रीडिंग होती है ऐसे किसी सिचुएशन में 96 वाले एग्रीमेंट के लाइट में क्या 15 जून वाली घटना को हम अवॉइडेबल मान सकते थे? क्या उस दिन हमसे हथियार कैरी न करने में चूक हुई थी, ऐसा कहा जा सकता है क्या? या आपका इंफॉर्मेशन क्या है, उस दिन क्या हुआ था? दो चीज मैं बोल सकता हूँ इस सवाल पे निखिल। एक ये है कि गलवान का जो इंसिडेंट था ये एक मल्टी लेवल पे प्री मेडिटेटेड था चाइना के साइड से। ये एक डिजाइन्ड हॉस्टाइल एक्शन था। वो बिल्कुल तैयार थे उनके तरफ से कि ये बिगड़ सकता है, ये एस्केलेट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब कर्नल संतोष बाबू और उनका टीम गया था उस कैंप को इंटेरोगेट करने के लिए, जब एक चाइनीज सैनिक ने हम इंडियन कमांडिंग ऑफिसर को धक्का दिया था, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था कि ये एस्केलेट नहीं होगा। भैया ये सैनिक हैं, उनको पता है कि कमांडिंग ऑफिसर पे हमला करना क्या चीज होती है। इंडिया है या चाइना है, कमांडिंग ऑफिसर को धक्का देना या थप्पड़ मारना ये तो बराबर, वो लोकल लेवल पे डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। हाँ, तो वो डिक्लेरेशन वॉर तो पहले 10 मिनट में हो गई थी। तो उनको पता ही है कि ये क्या है, और ये प्रीमेडिटेटेड था। ऐसे नहीं है कि हमने वहां जाके किसी को थप्पड़ मारा उसके बाद धक्का हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने वर्बली पूछा था कि ये कैंप क्यों हटाया, क्यों वापस आ गया है, उसके बाद उसको धक्का दिया गया था। तो
डिक्लेरेशन ऑफ वॉर तो पहले हो गया था। दूसरी चीज, मैंने बहुत सारे इन्फेंट्री वेटरन्स से इन्फेंट्री वेटरन्स इंक्लूडिंग ब्रिगेडियर सनल कुमार जो 16 बिहार रेजिमेंट के ही हैं, उन सब से बात किए हैं। और उनका सब एक निखिल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि उनका एक यूनानिमस व्यू है। उनका यूनानिमस व्यू ये है कि देखो, अगर मेरा कमांडिंग ऑफिसर पे हमला हुआ मेरे सामने तो कोई प्रोटोकॉल मुझे नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये एक चीज है। और बट सुनो, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज है। लेकिन ये जो प्रोटोकॉल है जो संदीप ने विस्तार से बताया अभी, वो एक बहुत पावरफुल चीज है। और जब आप देख रहे हैं कि इस मुठभेड़ में फायर आर्म्स नहीं इस्तेमाल हुए हैं और सिर्फ पत्थर और क्लब्स के इस्तेमाल हुआ है, ये एक रिफ्लेक्शन है कि जो प्रोटोकॉल है उसका जो आदर करते हैं दोनों साइड, वो ऐसे इंसिडेंट में भी बचा रहा। मतलब जब फायर आर्म्स चलते हैं तो आप सोच सकते हैं निखिल, वो स्केल कुछ और ही होता फिर। जी हाँ, वो स्केल तो वो बहुत, और वो संदीप ही कैन बेटर एक्सप्लेन इट। जब फायर आर्म्स चलते हैं तो उसके बाद तो एस्केलेशन का कोई लिमिट ही नहीं हो सकता है। तो फायर आर्म्स नहीं चले, वो है हमारा इंफॉर्मेशन। लेकिन ये एक बहुत अच्छा सवाल है कि फायर आर्म्स थे, इस्तेमाल नहीं हुए थे। जब ऐसा मतलब सैवेज ब्रूटैलिटी हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है कि फायर आर्म्स की इस्तेमाल नहीं हुआ? क्योंकि अरे जान चली जा रही है और तुम फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कैसे एक्सप्लेन करते हो? देखो, ये कुछ सीक्वेंसिंग के इश्यूज शायद हैं जो सामने आएंगे कुछ दिनों बाद। लेकिन एक और चीज है कि ये अंधेरा था। प्रोटोकॉल में, जैसे संदीप ने एक बहुत बढ़िया स्टोरी में लिखा था कि प्रोटोकॉल है कि फायर आर्म्स पीछे होते हैं, मैगजीन अलग रखा जाते हैं, मुठभेड़ में शायद लोगों की चीजें गिर गए थे, शायद किसी को वो डिटेल्स पता नहीं है। और एक चीज है जो मेरे स्टोरी में सामने आया है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो शहीद हुए थे वो उस मुठभेड़ में नहीं था, लेकिन एक पर्वत का एक हिस्सा जो गिर के नदी में गिर गया था, वहां से शहीद हो गए थे। तो वो भी एक चीज है। लेकिन मैं कंक्लूसिवली कुछ बोलना नहीं चाहता हूं ऑन दिस इशू, क्योंकि एक सेंसिटिव चीज है। प्रोटोकॉल भी है, इमोशंस भी है, टैक्टिकल इश्यूज भी है ऑन ग्राउंड। और जैसा कि ये टैक्टिकल डीब्रीफ में ऑब्वियसली ये नहीं है कि उन्होंने फायर आर्म्स क्यों नहीं यूज किया, बट आई थिंक वो एक रिफ्लेक्शन है कि ये प्रोटोकॉल काफी मजबूत अग्रीमेंट था, जैसे संदीप ने भी लिखा है। और आई थिंक कुछ दिनों, महीनों, सालों बाद शायद कुछ क्लैरिटी मिल सकता है। और अब ये मेरी पर्सनल फीलिंग है कि इंडिया कम से कम अपने साइड से तो इन प्रोटोकॉल्स को रिवाइज करने में काफी इंटरेस्ट लेने ही वाला है, सिंस उन्होंने अपने हिस्से की जो शर्तें हैं वो नहीं मानी है, उन्होंने अपनी तरफ से वादा तोड़ा है। संदीप, पिछले साल और उसके भी पिछले साल से काफी लोगों ने इस घटना की तुलना करने की कोशिश की है। म्यांमार में जो हमारे सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए, उसके बाद उरी के बाद हमारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बालाकोट में हमारे एयर स्ट्राइक्स हुए। चाइना में हमारे पास में कोई प्रॉक्सी नहीं है जिसके खिलाफ कोई काइनेटिक ऑपरेशन किया जा सके। क्या आपको इस स्थिति में आपको किसी इंडियन रिस्पांस की संभावना लगती है? यदि हाँ, तो वो क्या हो सकता है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हो सकते हैं? लेकिन ये जो है, जो 3 कंट्रीज की आपने बात की है, ये जो है वन साइज फिट्स ऑल सोल्यूशन नहीं है तीनों के लिए। तीनों के लिए अलग अलग सोल्यूशन है। म्यांमार के लिए एक अलग सोल्यूशन है, वहां पे जो है उनको पता नहीं है कि उनके कैंप्स कहाँ पर है, वो एक है। पाकिस्तान जो है मतलब स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है, वो खुद ही कैंप लगा के उनको ट्रेन करके यहाँ पे। चाइना के बारे में ऐसे कोई टेररिज्म का प्रॉब्लम नहीं है, वो सिर्फ टेरिटोरी सलामी स्लाइसिंग जो कहते हैं, वो मतलब हमारे टेरिटरी को धीरे धीरे निबल करते जा रहे हैं और हड़प रहे हैं। तो एक्चुअली एक बहुत ही दुनिया का सबसे बड़ा, इसे कह सकता है, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है एक तरह से देखा जाए तो वो धीरे धीरे मतलब कई सालों से वो लैंड एक्वायर करते जा रहे हैं। तो चाइना के साथ जो है, एक तो हमें बहुत ही फर्म रहना चाहिए, जैसे हमने डोकलाम में उनको दिखाया कि देखिए आप कुछ भी करें, आपकी मतलब $10 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो या 20 ट्रिलियन की, अपनी इतने सारे न्यूक्लियर वेपन्स हो, लेकिन अगर आपने वो पोस्चर देखा हो इंडियन आर्मी सोल्जर का जो खड़ा है बुलडोजर को ब्लॉक करके, वो कहते हैं कि देखिए आप
ये रोड कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो वो जो काफी एक स्ट्रेट मैसेज भेजा था हमने चाइना को, और उन्होंने वापस बंद कर दिया रोड। भले ही उन्होंने वहां पे डेवलपमेंट करने लगा हो, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी सारा उन्होंने अब बना दिया डोकलाम में 3 साल पे, लेकिन अभी आते हैं पंगोंग सो और गलवान पे, अगर वो वहां से वेकेट नहीं करते हैं तो हमें मजबूरन कुछ करना पड़ेगा। उसी तरह के एक सोल्यूशन बताया जा रहा है कि अगर उन्होंने डीएस्केलेट नहीं किया, या फिर फिंगर 4 जो कहते हैं, पंगोंग सो एरिया पे कब्जा कर लिया है, अगर वो वहां से विड्रॉ नहीं कर सकते तो हमारा ये हक बनता है कि हम किसी और जगह में जाके बैठ जाए जहां पे हमारी मतलब ज्यादा हम स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हो, हमारी जो सप्लाई लाइन्स हैं शॉर्टर हैं, या फिर तो फिर हम ट्रेड ऑफ कर सकते हैं। लेकिन मैं काफी कॉन्फिडेंट हूँ, आज के जो कल के जो 12 घंटे के जो टॉक्स हुए उससे काफी सारा एक रे ऑफ होप आ गया है उसमें कि एस्केलेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार हम पहले उनको वेरीफाई करेंगे, उसके बाद ट्रस्ट करेंगे। तो ये जो जून 15 का जो इंसिडेंट हुआ है, ये मतलब 50 साल से भी ज्यादा पहली बार इंसिडेंट इस तरह के वायलेंट घटना हुई है, और वो चाइना की तरफ से हुआ है। इस बार हम उन्हें ट्रस्ट नहीं करेंगे। मुझे नहीं लगता है, जिस तरह से पहले के जो इंसिडेंट्स थे, हमने काफी सारे वीडियोस देखे हैं ये सिक्किम से या फिर लद्दाख से, कि जो कैमराडरी टाइप की है दोनों साइड में, ये मुझे नहीं लगता ये आइंदा से आगे से ये ऐसा होगा। ये क्योंकि हमारे काफी सारे जाने गई हैं, हमारे बहादुर जवानों, बहादुर सिपाहियों की जो जाने 20 पहली बार इतने इतने नंबर्स में हमारे सिपाही शहीद हो गए चाइना बॉर्डर पे। ये बहुत ही गंभीर घटना है, और मुझे लगता है ये जो सारी जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट जो है, इसके बाद भले ही हमने एक दूसरी एग्रीमेंट न बनाए, लेकिन ये रूल्स ऑफ एंगेजमेंट इस तरह मतलब पूरी तरह से ये रिवाइज हो जाएगा इस इंसिडेंट की वजह से, और हम थोड़ा और हम सस्पिशियस रहेंगे चाइनीज इंटेंशन को लेके बॉर्डर पे। ऐसा नहीं, जैसे कर्नल संतोष ने शायद मतलब उन्होंने काफी ट्रस्ट किया होगा चाइनीज कि मतलब वो एकदम गए उनके पास, मतलब पूरे हथियार नहीं लेके गए होंगे। मुझे नहीं लगता है वो सारे मतलब फुली आर्म थे, क्योंकि वो भी एक मतलब डिप्लोमेट्स की तरह, एम्बेसडर की तरह गए थे। ऐसा नहीं कि जैसे प्रोटोकॉल्स में बताया गया कि वेपन्स आप हाथ में नहीं कैरी कर सकते, ये सख्त मना है कि आप जब पेट्रोलिंग करते हैं वेपन्स को आप हाथ में नहीं ले सकते, आपके पीठ पे उसको बांधना पड़ता है, और बैरल भी नीचे करना हो, क्या ताकि दूसरी साइड को ये ना हो कि आप मतलब अग्रेसिव मूव के साथ आ रहे हैं। लेकिन ये सारे जो प्रोटोकॉल्स हैं, मुझे लगता है धीरे धीरे रिवाइज होंगे, सिर्फ वो जून 15 इंसिडेंट की वजह से। और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरी तरह चाइना के ऊपर है। जो उन्होंने किया, जैसे शिव ने कहा, पूरी तरह से प्री मेडिटेटेड हमला किया उन्होंने, सिर्फ हमारे ट्रूप्स को टेरराइज करने के लिए, और उनको पीछे मतलब एक धक्का पहुंचा के उनको इविक्ट करने के लिए वो वैली से। तो मुझे नहीं लगता जो है सिचुएशन पहले जैसे होगा, जैसे आपने देखा कि जो कैमराडरी थी वो बॉर्डर पे और चाइना, वो इसके बाद एक तरह का एक धक्का लग गया है उस पूरे प्रोसेस को। मैं दो तरह के स्टेटस को के पर लौटने के बारे में अपने दोनों गेस्ट के विचार चाहता हूं। शिव, एक प्रैक्टिकल स्टेटस को हमको कब तक मिल पाएगा जो पहले था, जैसा अप्रैल में था वो, और डिप्लोमेटिक लेवल पे जो हमारे इंडो चाइना रिलेशंस हैं, स्पेशली एलएसी के कॉन्टेक्स्ट में, वो संदीप बताएंगे। शिव। Okay, on the issue of disengagement, आप de-escalation और disengagement के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक $1 million क्वेश्चन है अभी निखिल, क्योंकि देखो जून 6 के जो लेफ्टिनेंट जनरल लेवल मीटिंग्स हुआ था चुशुल मोल्डो में, वो पहली बार हुआ था लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर लेवल पे, और उसमें बिल्कुल ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सेंटिमेंट्स एक्सप्रेस हुए थे कि देखो भैया, बहुत पॉजिटिव कॉर्डियल एटमॉस्फेयर है, और हमने डिसएंगेजमेंट की सहमति जनरेट हुआ है इस मीटिंग में, और अब हम बात करते रहेंगे और डी एस्केलेशन शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपने कुछ न्यूज स्टोरीज देखे थे कि थिनिंग ऑफ ट्रूप्स, टोकन डी एस्केलेशन हैज बिगन इन गलवान,
और उसके बाद 9 दिन बाद आपको सबको पता है कि क्या हुआ था गलवान वैली में। इसलिए मैं बहुत कॉशियस हूं। मैं संदीप से बिल्कुल अग्री करता हूं कि टॉक्स पर से अच्छी बात है। इसका मतलब है कि ये दो न्यूक्लियर नेबर्स जो हैं एटलीस्ट बात तो कर रहे हैं, ये तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन और ये भी संदीप ने बताया, हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। मैं इसको एम्बेलिश नहीं करना चाहता हूं। ट्रस्ट अभी जीरो है। अभी इंडिया और चाइना का ट्रस्ट जीरो है अभी, बिकॉज ऑफ गलवान इंसिडेंट। और इसलिए फर्स्ट वेरीफाई देन ट्रस्ट। क्या एस्केलेशन क्या डी एस्केलेशन होगा वो विजिबली क्या हम वेरीफाई कर सकते हैं, ये जो मोडालिटीज है इसके बारे में मेरा इंटरेस्ट है। मेरा इंटरेस्ट टॉक्स और मतलब जॉइंट स्टेटमेंट, इस पे मतलब बात बिगड़ चुकी है उससे। अब तो देखना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। और जैसे संदीप ने बताया कि हम उस साइड जाके बैठ सकते हैं, किसी और सेक्टर में प्रेशर लगाने के लिए कुछ एक्सचेंज ऑफर हो सकता है, वो सब बिल्कुल हो सकता है। टाइम एंड प्लेस ऑफ आवर चूजिंग तो बिल्कुल हो सकता है। ये मैं साफ साफ कह सकता हूं कि इंडिया ने जो थोड़ा सा ट्रस्ट दिखाया है गलवान में, वो तो बिल्कुल शैटर हो गया है, वो तो नहीं रहा अभी। तो आगे जाके देखते हैं कि चाइना क्या करता है। और लास्ट पॉइंट मैं बोलना चाहता हूं, मैंने अभी इस कॉल के 10 मिनट पहले मैं एक आर्मी दोस्त को फोन किया जो अरुणाचल में है। वो एक चाइना एक्सपर्ट है। और मैंने इस स्टेटमेंट के बाद उनको फोन किया और ऐसे ही पूछा कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दीज टॉक्स एंड ये स्टेटमेंट। और उसने बोला, 3 शब्द बोला उसने, चाइना डजंट टॉक। मतलब 3 शब्द, चाइना डजंट टॉक। मतलब लुक एट देयर एक्शंस, डोंट बिलीव देयर वर्ड्स। उनके एक्शंस पे विश्वास करो, शब्दों पे नहीं, बस। संदीप, डिप्लोमेटिक लेवल पे इंडिया वापस नॉर्मलसी लाने के लिए काफी कोशिश कर रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बारे में भी बताया गया कि, और विदेश मंत्री भी, ये सब लोग मिलकर के बाकी कंट्रीज को भी ऑन बोर्ड ले रहे हैं। हमें इस तरह की खबरें मिली हैं कि रूस के साथ बातचीत चल रही है, साथ में चीन भी है। उस रास्ते से कोई हल निकलने की क्या उम्मीदें हैं? काफी सारे उम्मीद है निखिल, लेकिन जैसे शिव ने कहा, पहले हम चाइना के एक्शन देखना चाहते हैं ग्राउंड पे, कि क्या वो विड्रॉ करते हैं और स्टेटस को रिस्टोर करते हैं। इसके अलावा और कोई बात करने की कोई चीज ही नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है, जब तक कि वो विड्रॉ नहीं करते। उन्होंने जो वायलेट किया है एग्रीमेंट को, ये जो सारे जो स्पिरिट ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी के जो सारे एग्रीमेंट्स उन्होंने तोड़ दिया एक साथ, वो एक्चुअली उनको विड्रॉ करके उसको रिस्टोर करना है। उसके बाद ही हम बातचीत कर सकते हैं। तो ये सारी जो हमारी बातचीत है उनके साथ यही है कि भाई आप प्री May 5 वाले पोजीशंस पे चले जाए, उसके बाद हम बात करेंगे। और इस सिलसिले में कहना चाहता हूँ, इस साल में 2 बहुत ही अहम मीटिंग्स आने वाले हैं। एक जो है NSA अजीत डोभाल जो है वो जाने वाले हैं चाइना में बाउंड्री टॉक्स के लिए, जो एनुअल हमारी जो स्ट्रक्चर डायलॉग है, इस 22nd जो इंस्टॉलमेंट है इस साल है। और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी की बारी है चाइना जाने के लिए, क्योंकि हमारे जो इनफॉर्मल समिट्स का जो सिलसिला हमने शुरू किया चाइना के साथ डोकलाम के बाद, ये जो है तीसरा होगा। तो ये बहुत ही both these will be very carefully watched, क्योंकि ये तो आपको याद होगा कि डोकलाम के स्टैंड ऑफ के बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये जो इंस्टीट्यूशन सेटअप किया था, इनफॉर्मल समिट्स होते थे, एक आपके तरफ एक हमारे तरफ, ऐसा। बिल्कुल। तो जो पहली समिट हुई वहां वुहान पे हुआ, दूसरी समिट यहाँ महाबलीपुरम में, और जो तीसरी समिट चाइना में। तो हो सकता है अगर उन्होंने विड्रॉ नहीं किया हो तब तक, तो ये समिट न होने की एक गुंजाइश भी है, जिसकी वजह से मतलब चाइना को काफी थोड़ा कुछ एम्बैरेसमेंट हो सकता है। और उनको और गौरतलब इस बात पे भी है कि आप जो देख रहे हैं हमारी जो रिस्पॉन्स है चाइना को लेके, ये सिर्फ मिलिट्री या डिप्लोमेटिक नहीं है, पॉलिटिकल भी है और इकोनॉमिक भी है। तो काफी सारे जो चाइनीज कंपनीज की जो ये कर रहे हैं, मैपिंग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि कितनी एंगेजमेंट्स है चाइना के साथ। और हम चाइना को कैसे बताएं कि देखिए, आप जो एक एक्शन है चाइना ये LAC पे, इसके बहुत सारे रिपरकशंस हो सकते हैं।
भले ही आपकी इकोनॉमी इतनी बड़ी हो और आप इतने मतलब दुनिया के नंबर 2 इकोनॉमी हो, लेकिन आप इंडिया को पुश नहीं कर सकते हैं एक पॉइंट को लेके लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। तो ये शायद चाइना को बात समझ में आ रही है। जो चाइना की जो मानसिकता है वो एक्चुअली हर कंट्री को टेस्ट करते रहती है, कि उनको थोड़ा एक पुश करके देखते हैं कि कहाँ तक ये सह सकते हैं। और ऐसा पुश करते करते एक वियतनाम टाइप ऑफ सिचुएशन हो जाता है, जब वियतनाम उन पे अटैक कर देता है और फिर चाइना शांत हो जाती है। मतलब उन्होंने ऐसे कुछ काफी सालों से वियतनाम बॉर्डर पे नहीं किया है। और चाइना जैसे रशियन बॉर्डर पे भी सोवियत यूनियन के साथ 60s में उनकी जो एनकाउंटर, उसके बाद उन्हें फौरन एक बाउंड्री एग्रीमेंट कर दिया उनके साथ। तो हो सकता है हमारे जो डिस्प्यूट है, हमारी जो डिस्प्यूटेड बॉर्डर है, दुनिया की सबसे बड़ी जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है, जो लगभग 4000 किलोमीटर की है, ये समय आ गया है कि हम इस डिस्प्यूट को वंस एंड फॉर ऑल सेटल करें। और ये तो हमेशा हमारी ये गुंजाइश है कि हम इसको सेटल करें। और चाइना को भी ये पता रहना चाहिए, ये चाइना शुड बी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि जब तक ये अनसेटल्ड बाउंड्री है, हमारी जो है डिस्प्यूट्स होते रहेंगे इंडिया के साथ। और इस डिस्प्यूट्स में बाहर वाले जो मुल्क हैं, जो वो नहीं चाहते, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स हो या यूरोप हो, शायद अभी यूरोप उतना ये नहीं रखता है, उतनी वेट नहीं है उनका जितना यूनाइटेड स्टेट्स का हो। जब यूएस उनको बार बार कहे कि आप देखिए, एक साथ बैठ के आप डिसाइड कर लीजिए और हम पीस मेकर कर सकते हैं, तो ये काफी एम्बैरेसमेंट है चाइना के लिए। तो ये भी उनको समझना चाहिए। और इसी वजह से हो सकता है कि अगले कई सालों में हम एक एलएसी पे एक फर्म डिसीजन ले सके, या फिर हम अगर अपनी परसेप्शन ही क्लैरिफाई क्यों ना कर ले। पहली बात जो है कि हमारी जो बाउंड्री है वो आज तक हम नहीं कर पाए, कि हमें ये पता नहीं है कि हमारी बाउंड्री कहाँ है, उनको पता नहीं है उनकी बाउंड्री कहाँ है। हमने मैप्स एक्सचेंज नहीं किए। अगर वो मैप एक्सचेंज करे तो काफी हद तक ये जो आधा झगड़ा खत्म हो सकता है, बहुत कम हो सकते हैं। आखिरी सवाल हमारा दोनों एक्सपर्ट से ये है कि प्रधानमंत्री मोदी के एक स्टेटमेंट के ऊपर काफी ज्यादा बहस हुई, जब उन्होंने कहा कि हमारी तरफ कोई भी इंकर्जन नहीं हुआ है चाइनीज साइड की तरफ से, और बाद में उन्हें अपना स्टेटमेंट क्लैरिफाई करना पड़ा। क्या किसी तरह का डैमेज स्टेटमेंट ने किया जो थोड़े समय तक के हमें सहते रहना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट काफी वायरल हुआ चाइना में भी और इंडिया में भी, इसको काफी तकलीफ हुई लोगों को ये सुन के। देखो निखिल, दो चीज है, एक चीज है पॉलिटिक्स और दूसरी चीज है नेशनल सिक्योरिटी। और अगर हम दोनों को मिलाएंगे तो ये गड़बड़ होती है। और जैसे संदीप ने पहले बताया, हम एक नॉइजी आर्गुमेंटेटिव डेमोक्रेसी है, तो जो सवाल उठते हैं ऑपोजिशन साइड से, ठीक है, वो मतलब होना चाहिए ऐसे देश में, स्पेशली ऑन इश्यूज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि नेशनल सिक्योरिटी ज्यादातर पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन में नहीं आता है, पार्लियामेंट में नहीं उठते हैं नेशनल सिक्योरिटी के सवाल। तो ठीक है, ये कुछ बात नहीं है इसमें। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि ये वो जो क्लैरिफिकेशन है, मतलब जब एक प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट आता है, तो अगर आप क्लैरिफाई करने की कंपल्शन हो जाता है, तो इसका मतलब है कि मैसेज क्लियर नहीं था। इसका मतलब कि ये एक एडमिशन है कि वो मैसेज क्लियर नहीं था। तो वो भी ठीक है, मेरा मानना है, क्योंकि उन्होंने क्लैरिफाई किया कि जो वो स्टेटमेंट था ऑल पार्टी मीटिंग का, वो जून 15 का इंसिडेंट के बारे में था। मगर जो उस स्टेटमेंट में नहीं बोला गया है वो और भी महत्वपूर्ण है निखिल, क्योंकि देखो, एलएसी जो है गलवान और हॉट स्प्रिंग्स एरिया में, वो काफी क्लियर है, उतना परसेप्शनल डिफरेंस नहीं है, इसलिए वहां पे इतना बड़ा इशू नहीं है। रियल इशू है पैंगोंग सेक्टर में। आपने बहुत सारा फिंगर 4, फिंगर 3, फिंगर 2 ऐसे बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है, तो मैं व्यूअर्स को कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूं। मगर आपके पास अगर मैप है तो उसमें दिख जाता है कि इंडिया का क्लेम, आप मैप दिखाएंगे, इंडिया का क्लेम लाइन कहाँ है, चाइना का क्लेम लाइन कहाँ है, एलएसी कहाँ है, जहाँ पे फिंगर 4, फिंगर 8 के बीच में जो दोनों साइड ने पेट्रोलिंग की है, और अब वो फिंगर 4, फिंगर 5 के बीच में जो एरिया है जो दोनों साइड पेट्रोल करते थे, वहां पे पूरा डेवलपमेंट हो गया है चाइना साइड से, और अब वो बहुत परमानेंट पोस्ट हो गए हैं। तो क्या आप उसको इनकर्जन कहना चाहते हैं,
एनक्रोचमेंट कहना चाहते हैं, इन्वेजन कहना चाहते हैं, ये तो सेमांटिक्स की बात है, लेकिन ये जमीन है जो इंडियन आर्मी भी पेट्रोल करती थी। और कुछ साल पहले तो वो पूरा पेट्रोलिंग होता था। इनफैक्ट पेट्रोल फिंगर 8 तक जाते थे पहले, बिल्कुल काफी रीसेंट पास तक के जाते थे। ये अब हो रहा है कि आप 4 पे रुक रहे हैं, 5 पे रुक रहे हैं। एक दूसरा पॉलिटिकल चीज ये है कि 99 के बाद और 2004 टू 2014 तक बहुत कुछ रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाइना साइड से फिंगर 8 से फिंगर 4 तक हुआ है, और वो भी सही है। तो कुछ लोग जो इस गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं और गवर्नमेंट के साइड से बोलते हैं, उनका कहना है कि अरे अगर इतना डेवलपमेंट हो रहा था चाइना साइड से फिंगर 4 तक, तो पहले क्यों नहीं बताया और पहले क्यों नहीं एक्ट किया, अब क्यों कर रहे हो? वो बात भी ठीक है, सही है। जो अभी सिनारियो जो बदल चुका है इन करंट सिनारियो ऑफ ईस्टर्न लद्दाख, ये है कि फिंगर 4 तक परमानेंट डिफेंसेस बन चुके हैं, पिल बॉक्सेस बन चुके हैं, कंक्रीट बंकर्स बन चुके हैं, और ये सिर्फ टेंट्स और कैंप्स नहीं है। इसका मतलब है कि एक स्टेटस को चेंज करने का एक बहुत क्लियर इंटेंशन है चाइना का। वहीं से टर्म आती है रीड्राइंग द LAC। गलवान में एक अटेम्प्ट था, जैसे संदीप ने बताया, जो भारतीय सेना ने उसको फेंड ऑफ कर दिया था। हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा एरिया में बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन है, बट इंकर्जन सिर्फ पेट्रोल्स के वजह से हैं जो टेम्पररी हैं, तो वो पोजीशंस नहीं बन चुके हैं। लेकिन पैंगोंग में ये एक विजिबल एनक्रोचमेंट है, ये एक बहुत सीरियस इशू है, और ये हम वी कैन नॉट ब्रश इट अंडर द कार्पेट एंड से नहीं वो तो उनका है, ये इसका विंडो ड्रेसिंग नहीं हो सकता, विंडो ड्रेसिंग नहीं हो सकता है। और ये भैया ये तो देश का जमीन है, हम विंडो ड्रेसिंग नहीं कर सकते हैं। इसलिए तो ये पॉलिटिक्स को मैं थोड़ा साइड पे करना चाहता हूं, और अब फोकस होना चाहिए कि डी एस्केलेशन कैसे होगा। फिंगर 4 टू फिंगर 8 में कोई नहीं होगा, दोनों साइड पेट्रोल करेंगे, प्रोटोकॉल बन जाएगा कि कैसे रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होंगे, वैसे होना चाहिए बिफोर May 2 का प्रोटोकॉल। संदीप जी, मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री ने शायद कुछ मैसेजिंग में उनकी मैसेजिंग में कमी रह गई है। उनको शायद क्लियरली बताना चाहिए था अपनी कि पॉइंट वाइज 1 2 3 4, जैसे पहले पॉइंट उनको कहना है कि LAC डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है, नंबर 2 जो है चाइना इस तरह यहाँ तक आ गई है, वो बैठ गए हैं, हम उनको निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से बातचीत चल रही है, और नंबर 4 जो है हमारे सैनिकों ने उनको निकाल दिया एक जगह पे, और दूसरी जगह पे हम हमारी बातचीत चल रही है। वो बहुत ही उनको क्लियर करना चाहिए था। और जैसे शिव ने कहा, ये मैसेजिंग में बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर आपको प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद फौरन उनको क्लैरिफाई करना हो कि एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन ये है, ये सारे जो उनको अपने स्पीच में आफ्टर द प्राइम मिनिस्टर देयर कैन नॉट बी एनी क्लैरिफिकेशन और एनी अदर स्पीचेस, दैट इज द लास्ट वर्ड। और वो उनको बड़े केयरफुली चुनना चाहिए था अपनी जो किया था। कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए उनके बोलने के बाद। लेकिन दिस डज नॉट चेंज एनीथिंग ऑन द ग्राउंड, ये मैं कह सकता हूँ, क्योंकि हमें देखा है कि जो है टॉक्स चल रहे हैं, और जैसे कि शिव ने बताया कि हमने उनसे कहा है कि May 5 के पहले जो है स्टेटस को आके रिस्टोर करने की 100% रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर हम इस सिचुएशन को नॉर्मल नहीं कह सकते हैं। और तब तक जब तक वो विड्रॉ नहीं करेंगे, वो हमारे फोर्सेस वहां पे बैठे रहेंगे, और चाइना को भी ऐसे फॉरवर्ड डिप्लॉय होके रहना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि क्या चाइना ये चाहेगी कि दुनिया को ये बताने की कि मतलब देखिए हमारे जो फोर्सेस हैं अब ऑलमोस्ट परमानेंटली डिप्लॉयड है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंडिया के साथ एक टेंशन का जो माहौल है बनता रहेगा। जो चाइना जो है नॉर्मली उनके फोर्सेस फॉरवर्ड डिप्लॉय नहीं करती है, उनकी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से वो काफी डेप्थ में उनकी डिप्लॉयमेंट्स है। हमारी जो फौज है इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज की वजह से हम फॉरवर्ड डिप्लॉयड है, तो ये हो सकता है काफी महीनों तक चलता रहेगा। लेकिन ये जो स्टेटस क्वो एंटे रिस्टोर करने की जो बात है, वो तो 100% उनको वहां से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आखिरी सेक्शन की ओर चलते हैं, जो है हमारे दर्शकों के सवाल। हमने बहुत सारे सवाल कलेक्ट किए हैं सोशल मीडिया पे, लोगों ने जो हमसे पूछे हैं। पहला है आकाश सिंह, एक यूजर है ट्विटर पे, उन्होंने पूछा है कि जिस तरह नेवी के पास में P-8I नेपट्यून है सर्विलेंस के लिए और रिकॉनेसेंस के लिए, आर्मी के पास क्या है, और क्या ऐसे किसी सिस्टम का अच्छे से इस्तेमाल हुआ है LAC पे?
निखिल, आर्मी के पास तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं जो ड्रोन्स, सर्वेलेंस ड्रोन्स कहते हैं। वो काफी हैं जम्मू एंड कश्मीर सेक्टर में, लेह लद्दाख में भी डिप्लॉय हुए हैं। और हमको पता है कि ये करंट स्टैंड ऑफ में जब शुरू हुआ था काफी एरियल सर्वेलेंस तो हुआ है। ये P8I जो है, जो इंडियन नेवी का है, जो अराकोनम में डिप्लॉय हुए हैं, ये एयरक्राफ्ट एक बहुत केपेबल चीज है। पहले तो ये एयरक्राफ्ट के पास सिंथेटिक एपर्चर रेडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स, बहुत एडवांस्ड सेंसर सिस्टम्स हैं जो वो लैटरल फ्लाइट में बहुत अच्छे तरह से मैप कर सकते हैं, डिटेल में हाई रेजोल्यूशन इमेजरी कर सकता है। तो इसलिए वो डिप्लॉय हुआ है निखिल। और आपको याद होगा कि ये P8I सिर्फ नेवल चीजों के लिए तैनात नहीं हुआ है। डोकलाम स्टैंड ऑफ में P8I था। P8I रोज एयर स्पेस में था, सिक्किम के ऊपर मैप करते हुए। उसके बाद जब आपको याद होगा, एक सुखोई 30 लापता हो गया था अरुणाचल में, उस टाइम में भी एक P8I का इस्तेमाल हुआ था उसको ढूंढने के लिए। तो ये P8I एक काफी एक ट्राई सर्विसेज इंस्ट्रूमेंट बन चुका है, क्योंकि उसके इंस्ट्रूमेंटेशन तो अच्छा है और ऐसे होना ही चाहिए। क्यों, ये सिर्फ एक नेवल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है। और अगर हम ट्राई सर्विसेज एथिक के बारे में बात करेंगे तो सारे सर्विसेज के जो हथियार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेंसर्स हैं, सबके लिए नेशनल सिक्योरिटी का मामला है ना। मयंक एक यूजर है, उन्होंने LAC और मैकमोहन लाइन के बीच में डिफरेंस पूछा था। वो तो खैर एक बहुत अपने आप में चैप्टर है। उनके क्वेश्चन को मैं इस तरह मॉडिफाई करना चाहता हूं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में तो लद्दाख में सॉरी, हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि मैकमोहन लाइन और LAC में काफी बड़ा गैप है। बीच में जो इलाका है वो अक्साई चिन कहलाता है, जो कि फिलहाल हमारे कब्जे में नहीं है, हमारे पास नहीं है। क्या जो बाकी सेक्टर्स हैं हमारे, सिक्किम, अरुणाचल, उत्तराखंड, क्या हम वहां पे भी इंटरनेशनल बॉर्डर जो इंडियन परसेप्शन है और जो चाइनीज परसेप्शन है उसमें डिफरेंस देखते हैं? देखिए, जैसे निखिल, इंडिया चाइना बॉर्डर पे जो अब तक डिमार्केट नहीं किया है परसेप्शन लाइन है, इसके 3 सेक्टर्स है: वेस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। वेस्टर्न सेक्टर जो है लद्दाख है, और सेंट्रल सेक्टर जो है उत्तराखंड है, और ईस्टर्न सेक्टर जो है सिक्किम और अरुणाचल। तो मेन जो वेस्टर्न सेंट्रल सेक्टर में मैप्स एक्सचेंज हो चुके हैं, काफी हद तक दोनों साइड्स को पता है कि क्या हमारे परसेप्शंस क्या है। लेकिन ये जो सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमने अभी तक नहीं किया जो है, वो वेस्टर्न सेक्टर की जो वो लद्दाख के, और ये बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि हमने अब जो है तो अपना जो मैप है थोड़ा रीड्रॉ कर दिया है, और उनपे भी प्रेशर है कि देखिए हमारी जो नई लद्दाख वाली जो यूनियन टेरिटरी है, हमने आंध्र प्रदेश के साइज की एक यूनियन टेरिटरी बना दी है, जिसपे गिलगित बाल्टिस्तान भी है, जिसपे वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर क्रॉस करती है, और यहाँ पे अक्साई चिन भी हमने इंक्लूड किया है, जिसपे वो तिब्बत शिनजियांग हाईवे क्रॉस करती है। तो ये जो 2 चाइना के वाइटल जगुलर है, 2 वाइटल आर्टरीज है, उसको पास करती है, तो उससे काफी हद तक उनको परेशानी हुई। हालांकि जबकि हमने कुछ नया ऐड नहीं किया है, कोई टेरिटोरियल नहीं चेंज किया, इंटरनल मैप रीड्रॉ करते हैं, लेकिन उनको भी यही लगता है कि जो मेन उनका जो कंसर्न है निखिल, ये है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग सरकार, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग सरकार आती है दिल्ली में सत्ता में, तो इंडिया के जो मैप्स है बाउंड्री डिस्प्यूट पे थोड़ा और मैं एग्रेसिव नहीं करना चाहता हूं, लेकिन थोड़ा और रेजोल्यूट हो जाते हैं। जैसे कि पहले इंदिरा गांधी 1971 में जो 2 मत के बाद वो आए, 71 में उन्होंने सीधा जो है अरुणाचल प्रदेश को, जिसको नेफा कहा जाता था तब तक, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की यूनियन टेरिटरी बना दी, और बाद में 80s में उसको फुल स्टेट बना दिया। बिल्कुल। और फिर उसके बाद राजीव गांधी के टाइम पे जो पहले पूर्ण बहुमत के साथ आए 400+ सीट्स के साथ, तो उन्होंने फिर बीच में भी सिक्किम को भी उन्होंने इंटीग्रेट कर दिया इंडियन यूनियन में। और फिर यहाँ पे सरकार पहली बार आते हैं, लगभग 50 साल के बाद एक सरकार आई है जो मतलब दूसरी बार बहुमत लेके आए हैं, और उन्होंने काफी वन ऑफ द फर्स्ट मूव्स दे डिड वाज टू रीड्रॉ द मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इसको लेके शायद उनके मन में एक ऐसी ये डाउट पैदा हो गया हो कि शायद ऐसा ना हो कि कल वो अक्साई चिन भी ना ले ले, और
जो पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट किया उन्होंने काफी सीरियसली ले लिया है। तो लेकिन हम बात कर रहे थे इन 3 एरियाज की, सेक्टर्स की, जो है इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू गेट द मैप्स एक्सचेंज। जब ये मैप्स एक्सचेंज हो जाएंगे तो काफी हद तक जो है एक लेवल तक हम पहुंच जाएंगे। उसके बाद हम बातचीत कर सकते हैं, देखिए आप ये ले सकते हैं और हम यू नो वी कैन एक्सचेंज टेरिटरीज। जो पहली जो बात अधूरी रह गई थी 62 युद्ध से पहले, जो पंडित नेहरू और चाओ एन लाय बात कर रहे थे, उसके बाद एक बहुत लंबा गैप आ गया था कि 80s में हमने शुरुआत किया ये जो टॉक्स का सिलसिला जो है। जब राजीव गांधी गए बीजिंग में, उसके बाद नरसिम्हा राव गए, तो उसके बाद तो ऑलमोस्ट 20 और 30 इयर्स हमने इस इशू को कोल्ड स्टोरेज में रख दिया था और अब निकाल के अभी चलता जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है निखिल कि जो मैप बन गए हैं हम, और हमारे जो जनरेशंस ऑफ इंडियंस ने ये मैप देखा है, कोई इंडियन सरकार इस मैप को चेंज नहीं कर सकती है। मुझे लगता है पीछे हटना बहुत मुश्किल है। इसको ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू चेंज द मैप, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम क्लेम कर रहे हैं गिलगिट बाल्टिस्तान और अक्सय चीन को, हम पूरी तरह जानते हैं कि ग्राउंड सिचुएशन क्या है। ग्राउंड सिचुएशन ये है कि 1947 से पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है गिलगिट बाल्टिस्तान पे, और 1957 से लेके चाइना ने अक्सय चीन पे कब्जा कर लिया है। तो ये इनको इन एरियाज को रिकैप्चर करने का बहुत मुश्किल होगा, इनको रिकैप्चर करने का। इसका मतलब युद्ध होगा, और ये मुझे नहीं लगता कोई हम तीनों कंट्रीज हैं और अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये जो सिलसिला ये चलता रहेगा। इसी वजह से ये कोई सरकार ये डिसीजन नहीं ले पा रही है कि कोई, खास करके हमारे सरकार में, कि हम ट्रेड कर सके इंडियन टेरिटरी जो है, या फिर मैप को भी क्यों ना ऑल्टर करे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव विषय है। मुझे लगता है इसको और एक जनरेशन और लग जाएगा। हमारे जो सेंसिटिविटीज है, जो हमारे जो वेटरन्स हैं, फाइट किया 62 वॉर पे, वो अभी भी हमारे साथ है। ये मेमोरीज बहुत फ्रेश है। तो मुझे नहीं लगता है ये इसका कोई इजी सोल्यूशन है। अगर इजी सोल्यूशन होता तो अब तक वो उन्होंने डिसाइड कर दिया होता कि आप अक्सय चीन रख लो और हम अरुणाचल प्रदेश रख लेते हैं। लेकिन इतना इजी नहीं है जितना हमें लगा था पहले। आखिरी सवाल, सिटी बॉय नाम के एक यूजर हैं ट्विटर पे, उन्होंने पूछा है कि हाउ डू वी फोर्स द चाइनीज फ्रॉम फिंगर 4 टू फिंगर 8 इन पैंगोंग सो। दिस इज फॉर शिव। एंड इज जॉइंट पेट्रोलिंग अ सॉल्यूशन टू दिस बॉर्डर स्किर्मिशेस? क्या ऐसा हो सकता है जिससे पैंगोंग सो में उन्हें वापस भेजा जाए, और क्या जॉइंट पेट्रोल से इस समस्या का हल निकल सकता है? देखो मतलब फोकस तो बिल्कुल उसी चीज पे है निखिल अभी, कि उनको कैसे पीछे हट दिया जाए अभी, क्योंकि अग्रीमेंट जो हुआ है आज के कल के टॉक्स में बिटवीन कोर कमांडर्स कि डिसएंगेजमेंट होगा, मोडालिटीज डिस्कस होंगे। तो मेरा इंफॉर्मेशन है और संदीप का भी इंफॉर्मेशन है कि हॉट स्प्रिंग्स और पैंगोंग में वो की फोकस एरिया वहां पे है जो डीएस्केलेशन का है। बाकी जगह में ठीक है अभी, बट वो कैसे होगा ये तो $1 मिलियन बताना मुश्किल है, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया निखिल, ये जो पोजीशंस जो हैं वो फिंगर 4 के रिजलाइन हैं, परमानेंट पोजीशंस, कंक्रीट पोजीशंस, ये वो पिल बॉक्सेस, ऐसे पोजीशंस है, बंकर्स, परमानेंट पोजीशंस है। और ये एक चाइना का एक बहुत पुराना मोडस ऑपरेंडी है कि वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं। ऐसा नहीं है कि बंदूक है या आर्टिलरी है इस जगह में, बट ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, और अगर कोई रिक्वायरमेंट होता है बाद में तो वो बिल्कुल तैनात कर सकते हैं। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर, पिल बॉक्सेस, डिफेंसिव पोजीशंस, बंकर्स, वो तैयार हैं बंदूक और हथियारों के लिए। बट वो इंटेंशन काफी खतरनाक है। अगर वो पिल बॉक्सेस बना रहे हैं, वो किस चीज के लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? ये सिर्फ थ्रेट के लिए है, ऑफेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, स्टेटस को के लिए, वो क्या है? और सारे जो वेटरन्स मैंने जो बात की है मेरे शो पे, इंडिया टुडे टीवी पे, उनका ये एक सहमति है कि गालवान में ठीक है डिसएंगेजमेंट होगा, हॉट स्प्रिंग्स में ठीक है डिसएंगेजमेंट होगा, बट यहाँ पे जो पोजीशंस हैं वो वेहिकुलर मूवमेंट नहीं है, ये परमानेंट पोजीशंस है। तो इसको डिसएंगेज और डीएस्केलेट करना बहुत ट्रिकी हो सकता है। थियोरेटिकली तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, कैसे कन्विंस करोगे? क्योंकि चाइना का भी एडवांटेज है उस एरिया में। और अगर जॉइंट पेट्रोलिंग के बारे में बात करेंगे,
तो ये सब तो जॉइंट पेट्रोलिंग तो होता ही था उस इलाके में। ये तो सही है कि चाइना का एडवांटेज है उस साइड में, उनका रिज लाइन काफी फ्लैट है, वहां पे काफी रोड बन चुके हैं, हमारे साइड में काफी है नहीं। लेकिन अगर जॉइंट पेट्रोलिंग, वो तो एक बहुत आइडियल चीज हो सकता है। अगर चाइना के पास एडवांटेज है और चाइना एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हमेशा बात करती है, अभी फिंगर फोर से उनका पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, तो वो क्यों हट जाएंगे पीछे? हम क्या कर सकते हैं उनके लिए ताकि वो हट जाएं? ये $1 मिलियन सवाल है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दोनों गेस्ट्स का। अब ये एक यूजुअल अफेयर होने वाला है। अब हर हफ्ते हमारे दर्शक रखवाले के ऐसे एपिसोड्स देख सकते हैं जिनमें रक्षा मामलों को लेकर इस तरह की गंभीर चर्चा हुआ करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू।